नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला तेज है और अमेरिका की सक्रिय भूमिका ने हालात को और गंभीर बना दिया। तो दुनिया की निगाहें इस बारूदी संघर्ष पर तो टिकी ही हुई है। इसी बीच कुछ ही देर में लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो कई तरह की आशंकाओं और अटकलों को भी जन्म दे रहा है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी तरह खगोलीय घटना है जिसका युद्ध, आपदा या मानव जीवन की घटनाओं से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ग्रहण को लेकर तरह तरह की मान्यताएं जो हैं, भविष्यवाणियां चलाई जा रही हैं और डर भी फैलाए जा रहे हैं। क्या सचमुच चंद्र ग्रहण किसी महायुद्ध का संकेत है? क्या ग्रहों की चाल से ये पूरा विश्व जो है वो लगातार प्रभावित हो रहा है, या फिर ये महज एक संयोग है जिसे अंधविश्वास का रंग दे दिया जाता है? और इसी के साथ दस्तक दे रहा है रंगों का पर्व होली। आस्था, परंपरा और वैज्ञानिक सोच, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या हमें खगोलीय घटनाओं को भय से जोड़ना चाहिए या ज्ञान से समझना चाहिए? आज की इस बड़ी बहस में हमारे साथ वैज्ञानिक होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे और हम तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहण का विज्ञान क्या कहता है, युद्ध की असल वजह क्या है और चंद्रग्रहण का असर क्या होगा। क्योंकि सवाल सिर्फ ग्रहण का नहीं है, सवाल है सोच का। तय आपको करना है, विश्वास तथ्यों पर होगा या अंधविश्वास पर। तो हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर जुड़ेंगे इसमें बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी होंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल AK सिवाज साहब भी जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। पंडित राज मिश्रा भी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। और पंडित अमित पांडे जो हैं धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले पंडित राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। लगातार ये सवाल जो है वो उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है इसके संकेत कहीं ना कहीं पहले से ही मिल गए थे। ज्योतिष की गणनाएं और ग्रहों की चाल आखिर क्या कह रही है इस वक्त को लेकर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में ज्योतिष ही वो विषय है जिसके माध्यम से होने वाली घटनाओं पर पहले विचार किया जा सकता है, पहले चिंतन किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी एक मेरी क्लिप थी जिसको मैंने 2025 दिसंबर के अंदर बनाया था और जिसमें मैंने जिक्र किया था, मैं चाहूँगा उसको सुनाया जाए। और फिर मैं आपको 1.5 साल पहले छपा ये पंचांग था जिसके अंदर कंट्रियों को लेकर के और क्या होगा इस समय पर उसका वर्णन किया गया था, जिससे आपको पता, मतलब आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, जिससे ज्योतिष की कितनी प्राथमिकता है, कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ पाएंगे। ये मेरा एक वीडियो था जिसको मैंने बहुत दिन पहले, मतलब मैं क्षमा चाहूँगा, करीब दिसंबर 2025 के अंतर्गत मैंने इसको बनाया था। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस वीडियो को। देन इस पर राजनीतिक की मृत्यु होगी, ये आप नोट कर सकते हैं। ऐसा होगा फरवरी में किन्हीं 2 देशों की, ये भी नोट कर सकते हैं, फरवरी में 2 कंट्रियों के मध्य में युद्ध छिड़ेगा या युद्ध जैसे हालात बनेंगे। भूकंप और विरोध प्रदर्शन और एक किसी नेता की हत्या की भी संभावना है। इस प्रकार की कंडीशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फरवरी के महीने इस प्रकार से, मतलब ये एक लंबी वीडियो है जिसमें फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, इस विषय का मैंने बाकायदा वर्णन किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष अपने आप में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस विषय को अगर आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो यहां आप पढ़ेंगे ऊपर, यहां जाकर के अगर आप चाहें तो प्लीज इसको रीड कर सकते हैं कि 23 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच में, बड़ा क्लियर यहां पर मेंशन किया गया है, 1 मार्च तक में ये ग्रह की परिस्थिति बनी जिससे विश्व भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। भयंकर प्राकृतिक प्रकोपों से आदि व्यापक जो जनधन है उसकी हानि होगी। किसी मुस्लिम अथवा एशिया के देश में क्रांति, विरोध प्रदर्शन या छत्रभंग की परिस्थिति होगी। ये बाकायदा मैं बता रहा हूं, ये सब 1.5 साल पहले छपा हुआ पंचांग है, एक दिन का नहीं होता है। तो जब भी ये हम सब लोग जानते थे, क्योंकि जब कुंभ राशि के अंतर्गत मंगल का प्रवेश होगा, मंगल ऑलरेडी 23 फरवरी को मंगल ने प्रवेश किया है कुंभ राशि के अंतर्गत, राहु ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे थे। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो राहु को दैत्यों का सेनापति कहा जाता है, मंगल को देवताओं का सेनापति कहा जाता है, मंगल को अग्नि कहा जाता है और उसके साथ जो राहु है उनको बारूद कहा जाता है। इसमें कोई
कोई दो राय नहीं थी, ज्योतिषियों के मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी कि जब मंगल और राहु का आपस में संयोग बनेगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो विश्व की परिस्थिति खराब होगी, विश्व में युद्ध इत्यादि होगा। और यह बाकायदा क्लियर था, मैंने भी अपने कई सारे प्रेडिक्शन में इसको मेंशन किया था कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक होगा। और आई थिंक जहां तक मेरे साथ सम्मानीय साथी मौजूद हैं तो शायद न्यूक्लियर साइट्स पर भी अमेरिका के द्वारा अटैक किया, इजराइल के द्वारा आई थिंक अटैक किया गया है। तो हम एक बार पंडित अमित पांडे को भी यहाँ पर लेके आते हैं। अमित पांडे जी, कि आपसे भी वही सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हम शुरुआत ही करने जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इस तरह के संकेत पहले से ही मिल गए थे? क्या ज्योतिष की गणनाएं और ग्रहों की चाल क्या कुछ कह रही है इस वक्त? देखिए, जो पंडित जी ने बताया वो पंचांग में छपा हुआ है पहले से। अच्छा। और एक बात तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो ज्योतिषी पढ़ते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल गुरुकुल में रहते हैं, विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, हमारे जो माताएं बहनें जो मतलब हजारों साल से जो विद्यालय नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, वो एक लौकिक कहावतें कहती हैं कि अगर एक माह में दो गहनपन, एक माह दो गहना, राजा रहे कि सहना। मतलब अगर एक महीने में दो ग्रहण पड़े, 17 फरवरी को ग्रहण हुआ सूर्य ग्रहण, और फिर अभी 3 मार्च पे एक ग्रहण हुआ चंद्र ग्रहण, मतलब एक महीने में 2 ग्रहण। अब न तो राजा की रक्षा होगी और न सहना मतलब प्रजा की, मतलब राजा और प्रजा दोनों मरे। तो ग्रहण जब भी होते हैं, एक साथ 2 ग्रहण जब होते हैं, तो आप देखे होंगे कि एक बार मंदी भी आई थी इसी चक्कर, मतलब जब एक महीने में 2 ग्रहण पड़े थे, सन 2010 के आसपास घटना है। और चंद्र ग्रहण जब इकट्ठे या सूर्य ग्रहण इकट्ठे पड़े तो बड़ी भयानक प्राकृतिक आपदा, मतलब जिसमें बल्क में लोगों की मौत हो, मतलब ऐसा कुछ हो कि जिससे लोगों को सामूहिक रूप से तकलीफ हो, मतलब एक व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे किसी कुल को, किसी बड़े जो है राजघराने को, किसी बड़े समाज को, या किसी बड़े भूभाग के जो है प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो, ये ग्रहण का प्रकोप होता है। केवल एक ग्रहण अगर चंद्र ग्रहण होता तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी रियायत है, लेकिन जब एक महीने में 2 ग्रहण पड़े तो निश्चित रूप से। अब चूंकि मंगल की बात जो भैया ने कही, तो मंगल वाकई में बहुत पूरक ग्रह माना जाता है। किसी व्यक्ति कुंडली में जब राहु से युति करता है तो अंगारक योग बनाता है, ऐसे लोग स्वयं को गोली मार लेते हैं, या ऐसे जो बड़े क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, जो हत्याएं करते हैं, उनकी कुंडली भी अगर आप देखेंगी तो मंगल राहु की युति होती है। तो मंगल राहु ये सीधे सीधे हत्या है, असैसिनेट है। और अभी जब मंगल राहु की युति हुई है तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों की, बहुत बड़े लोगों की हत्याएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, क्योंकि अब ग्रहण लग रहा है, लोगों के बीच में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, काशी जो है एक धार्मिक नगरी है, देश की धार्मिक राजधानी है। इस समय क्योंकि चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक शुरू हो जाता है, इसीलिए सभी मंदिर बंद हो गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर चूंकि 1.5 घंटा पहले बंद होता है, इसलिए अब काशी विश्वनाथ मंदिर भी बंद हो रहा है, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ का सबसे प्रथम नंबर है, इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। इसलिए यहाँ पर सूतक का प्रभाव मात्र 1.5 घंटा पहले से होता है। तो अब जाके काशी विश्वनाथ 10-15 मिनट में बंद हो जाएगा। और अन्नपूर्णा मंदिर भी किसी परंपरा का अनुसरण करती है वो मंदिर, इसलिए वहां भी अभी 15 मिनट बाद मंदिर बंद होगा। इसके बाद काशी के जितने भी देवालय है, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव, बटुक भैरव, सारे मंदिर बंद हो गए हैं। अब लोग गंगा के तट पर जाके अर्चन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण यहाँ पर 5:59 पर चंद्रमा जो है दिखेगा। इसलिए यहाँ पर ग्रहण का मान जो है 5:59 से लेकर के 6:48 तक होगा। इस अवधि में काशी के लोगों का, धार्मिक लोगों का यह मानना है कि जो जप किया जाए, पूजा की जाए, साधना की जाए, तो उसका जो है सहस्त्र गुण फल मिलता है। इसलिए काशी में इस समय सब लोग पूजा पाठ की तैयारी पर है, मंदिर बंद हो चुके हैं। अब जो भी आ रहा है बाहर से ही मत्था टेक के यहाँ पर चला जा रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के समय हम खड़े हैं, ये देखिए, इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता है जी कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर बंद हो रहा है। इसलिए पूरा सूना दिखाई देता है। कुछ लोग बाहर यहाँ एंजॉय जरूर होली का कर रहे हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में अब कोई भी भक्त नहीं जा रहा है, क्योंकि पहले से ही घोषणा हो गई थी कि 4 बजने से कुछ देर पहले ही मंदिर के जो कपाट हैं बंद हो जाएंगे। तो चूंकि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल मात्र पीयूष लौटूंगी आपके पास। तो 3:20 का वो वक्त है
पंडित राज मिश्रा, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं तो कुछ ही मिनटों में ग्रहण जो है वो बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगा। होलिका दहन जो है वो फागुन की पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण इसमें पड़ गया है। तो क्या ग्रहण का जो वक्त होता है उसके भी कोई मायने होते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ग्रहण जब शुरू होगा तो 6:46 पर वो समाप्त होगा। 3:20 से ग्रहण प्रारंभ होगा और 6:46 पर जो ग्रहण है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का नियम है और ग्रहण का वक्त मायने तो रखता ही है भाई। हर एक चीज जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटनाएं निश्चित रूप से मायने रखती हैं। एक बात और, आपका नाम कृति बताया था, अदिति जी, आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है अगर 1.5 साल पहले किसी से पूछा जाता कि क्या कंट्रियों के नाम मेंशन हो सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो कहते कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट। इत्यादि की बात की जाए, मैंने यहां पर कुछ मार्क कर रखा है, आप प्लीज इसमें, मैंने यहाँ पर अगर पढ़े तो प्लीज पढ़िएगा। आप ही पढ़ के बताइए। नहीं, मैं चाहूंगा आप लोग मायने रखिएगा, आप पढ़िए। तो बाकायदा इसमें मेंशन किया गया था इस विषय को कि मुस्लिम एशियाई देश ईरान तथा उसके समर्थक, मेरे साथी हैं आप देख सकते हैं, ईरान था उसके समर्थक देश किसी भी समय युद्ध अग्नि में आकर के वैश्विक वातावरण में हाहाकार मचा देंगे। इसी प्रकार इजराइल लेबनान युति लड़ाकों के मध्य युद्ध अग्नि कभी पुनः भड़क सकती है। विश्व की इन उग्र अव्यवस्थित परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को अग्र शांति दूत के रूप में देखेगा, है लिखा हो। तो ज्योतिष में अगर बात किया जाए, जब ये ज्योतिष ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से प्लैनेटरी पोजीशन को एग्जैक्ट देख करके और क्या कंडीशन हो सकती है उसको समझा जाए। हम ग्रहण पर वापस आते हैं आदित्य जी। ग्रहण क्योंकि ये घटित हो रहा है सिंह राशि के अंतर्गत, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत। पूर्वा जो सिंह राशि है उसके स्वामी सूर्य है और सूर्य को एस्ट्रोलॉजिकली आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, ईगो का कारक ग्रह कहा जाता है। यहां पर हो क्या रहा है, और मैं एक बात और बता दूं, जो इस युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली में ग्रहण दोष है। उनका जन्म भी ग्रहण के अंतर्गत हुआ था, सिंह राशि ही उनकी है, केतु और चंद्रमा एक साथ हैं और प्रेजेंट टाइम जो ग्रहण है वो उन्हीं की राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता चल गई तो वो आपसे तुरंत संपर्क साधेंगे और उसके बाद एक अलग विषय है, लेकिन मैं निश्चित कह सकता हूं। और जो ग्रहण है तो सूर्य की राशि में होने के कारण ये ग्रहण जनरली अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे के आत्मसम्मान के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है और लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा करने, अपने अभिमान में, स्वाभिमान भी नहीं कहूंगा, मुझे लगता है अपने अभिमान को ठीक करने के लिए, अपने अभिमान को सही साबित करने के लिए मानवता को भूल जाएंगे देश। ये परिस्थिति होने वाली है। चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि यह ग्रहण चंद्रमा के अंतर्गत घटित होने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मन इतनी विकृति की परिस्थिति में पहुंच जाएगा, मन इतनी नकारात्मक परिस्थिति में लोगों का पहुंचेगा कि शायद मानवता कहीं हो इस प्रकार की कंडीशन नहीं दिखेगी। अदिति जी, बट एक बात पर जमीनी स्थिति की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, मेजर जनरल ए के सिवाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जमीनी स्थिति समझना चाहूंगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पर असर जो है वो बुरी तरह से नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका दायरा जो है और बढ़ सकता है? क्योंकि जो बात यहाँ पर हमारे ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसका दायरा जो है, जो इनके ग्रह बता रहे हैं, जो ग्रहों की गणना बता रही है कि ये आगे और फैल सकता है मामला। मुझे तो ऐसा लगता है कि रीजन वॉर तो हो चुका है, क्योंकि जो अभी ईरान हमले किया है उसने मिडिल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकन बेसिस है उन पे हमला कर दिया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरान और आप ये देखें साइप्रस तक उसने जो यूके की वहां पर बेस थी उस पर भी किया। तो ये तो सच्चाई है कि ये रीजनल वार हो गया है। क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। इसके अंदर क्या रूस और चीन आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि रूस और चीन ईरान को, ये सच्चाई है, हथियार भी दिए हैं उन्होंने और उन्होंने ड्रोन दिए हैं, मिसाइलें दी हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया है, मगर लड़ाई होने के बाद कोई खास हेल्प नहीं हो रही, क्योंकि रूस जो है रशिया यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है और चीन का है जो फोकस है वो ताइवान की तरफ है। तो ये सच्चाई है, ईरान के साथ कोई दोस्त नहीं। और क्योंकि ईरान ने मुस्लिम कंट्रीज पे भी हमला कर दिया है, जिस प्रकार से उन पे मिलिट्री बेसिस पे जो हमला किया है उसका इम्पैक्ट वहां पर कोलेटरल डैमेज हुआ है, सिविलियन मारे गए। दूसरा, इससे इकोनॉमी डिगमगाएगी। देखो ये इसका मुद्दा क्या था, क्यों रीजनल वार की तरफ ईरान ने किया? ईरान समझ रहा था कि अगर मैं इन पे हमला करूंगा, ये कंट्रियां प्रेशर डालेंगी अमेरिका पे
कि ये लड़ाई बंद करो, क्योंकि इसका एडवर्स इकोनॉमी इफेक्ट देखें। अगर आप देखें दुबई में ही $18 बिलियन अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और पूरे इस रीजन के अंदर कम से कम $150 बिलियन इन्वेस्ट अमेरिका का है। तो सच्चाई है, ये इकोनॉमी डिगमगाएगी। जो इलाके पीसफुल माने जाते थे, आज दुबई को कहा जाता था कि सबसे बेस्ट सिटी है वर्ल्ड की, आज हालात क्या है। तो मेरे को लगता है होगा क्या होगा, ये रीजनल वार है, लंबाई लड़ाई खींचेगी, ये लड़ाई इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। वो कहते हैं अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सच है, लड़ाई लंबी चलेगी, मगर कितनी लंबी चलेगी ये समय बताएगा। क्यों? क्योंकि ईरान की प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास जो हथियार हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, वो कितने हद तक हैं, कितना लंबा वो खींच सकता है, उसके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं अभी तक। बिल्कुल। एक बार यही सवाल मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से भी लेना चाहूंगी। देवनाथ सर, आपको क्या लग रहा है, ये दायरा और बढ़ेगा? क्योंकि ज्योतिष की बात अलग होती है, लेकिन पूरा विश्व जो है वो ज्योतिष को उस तरह से नहीं मानता है। हमारे देश में उसको लेकर बहुत है, और इसीलिए हम ये जो तमाम आशंकाएं और अफवाहें चल रही हैं, उसी के चलते हम एक तार्किक यहाँ पर बहस करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो जमीनी हालात है, आप लोग रक्षा विशेषज्ञ हैं, उस हिसाब से आपका क्या आकलन है इस जंग को लेकर? ईरान की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रॉकेट और मिसाइल फोर्स। आकलन ये है कि उसने अपने रॉकेट और मिसाइल फोर्स का 20% हिस्सा ऑलरेडी फायर कर दिया है। तो अगर यह युद्ध इसी द्रुत गति से चलता रहा तो ईरान के पास जो रॉकेट मिसाइल फोर्स है, खासतौर से ऐसे रॉकेट्स और मिसाइल्स जो कि इजराइल तक पहुंच जाएं, यानी 2000 किलोमीटर रेंज तक जा सकें, वो और 6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे में ईरान के पास क्या कोई ऑल्टरनेट है? इजराइल के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा कि पश्चिम एशिया में जितने देश हैं, 6-7 छोटे छोटे मुस्लिम देश हैं गल्फ कंट्री के आसपास, उनके ऊपर वह अपने छोटे छोटे जो रॉकेट्स मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज महज 400, 600, 800 किलोमीटर है, उसका इस्तेमाल करेगा। क्या अमेरिका इस युद्ध को लंबा चलाएगा? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हाँ शायद, लेकिन कैसे? एक ही तरीका है कि ईरान तो झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को जमीनी रास्ते से हमला करना पड़ेगा। लेकिन जमीनी रास्ते से हमला करना बहुत ही टेढ़ी कीर है, बहुत बड़ा रिस्क रहने वाला है। पंडित अमित पांडे को भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आऊंगी। इस ग्रहण का पूरा टाइम जो है वो 3 घंटे 20 मिनट का बताया जा रहा है, और उसमें से 1 घंटा 20 मिनट जो है वो ब्लड मून का रहेगा, यानी कि 10 मिनट के लिए चंद्रमा जो है वो छिप जाएगा। उस वक्त को कैसे देखा जाता है पंडित जी? देखिए, ये पहली बात, चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं है, खग्रास चंद्रग्रहण है। और खग्रास का जो प्रारंभ है वो 4:34 पे जो है शुरू हो जाएगा और जा करके 5:33 पे समाप्त होगा। तो यही 1 घंटा जो है ब्लड मून या कह लीजिए, या जो चंद्रमा पूरी तरह लाल दिखाई देगा, ये एक सामान्य ग्रहों की खगोलीय घटना है। ये उससे ज्यादा जो इसका इफेक्ट आता है, चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, तो ये जो जब चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा कैसे भी उसके मार्ग में या उसके गति में अवरोध उत्पन्न होता है, कोई भी अगर उस बैरियर आता है चंद्रमा की गति में और पृथ्वी के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हमारे धरती पे जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे पानी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, क्योंकि मानव सिर्फ अकेले पृथ्वी पे नहीं रहता है, मानव के साथ ये पंचतत्व रहते हैं। जो पृथ्वी है इसमें जल के स्वरूप में, पौधों के रूप में, वृक्षों के रूप में, जो अन्य जानवर हैं हमारे साथ, छोटे बड़े, हार्बट्री, ये जितनी भी वस्तुएं हैं कहीं न कहीं सब ग्रहों द्वारा ही संचालित होती हैं, ग्रहों द्वारा ही बनाई गई हैं। और ग्रह इनके अलग अलग देवता हैं, जैसे जल के देवता चंद्रमा कहे जाते हैं जी। अब ये जो चंद्रमा जल के देवता है, जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो जल, औषधि, ये तमाम वस्तुएं जो है खराब होंगी। अब जो वर्तमान की, तो अब से ठीक 5 मिनट बाद चंद्रग्रहण जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। 3:20 से चंद्रग्रहण शुरू होगा, जो 6:47 तक चलेगा, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। और इसी बीच में कई तरह की मान्यताएं जो हैं वो हैं। कई लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि उस वक्त कुछ खाया नहीं जाता है, उस वक्त घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं है, जब को लेकर कहा जाता है। पंडित राज मिश्रा, आपके पास में आऊंगी। अब 5 मिनट के बाद ग्रहण जो है, तो 4 ही मिनट रह गए, ग्रहण शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या कुछ मान्यताएं, क्या कुछ किया जाता है, और ज्योतिष में क्या, किस तरह से देखा जाएगा इसे? देखिए, ग्रहण के दौरान बहुत सारी ग्रहण, मैंने कहा कि ग्रहण को एक स्थिति से डरा जाता है। भाई ग्रहण है, मतलब एक दुनिया डर जाती है। लेकिन मैं आज निर्णय सिंधु लेकर के बैठा हूं, जहां पर सारे शास्त्रों का, सारे व्रत का, सारे त्योहार का, सारी घटनाओं का निर्णय किया जाता है इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से। और ये धर्म ग्रंथ ग्रहण को बहुत सारी परिस्थिति में बहुत सुंदर मानता है। सुंदर परिस्थिति क्या कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सिर्फ गंगा जल डाल करके स्नान कर लेने से, ग्रहण के पहले स्नान कर लेने से, ग्रहण के दौरान यज्ञ इत्यादि कर लेने से, किसी मंत्र का जप कर लेने से
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिसको करना शायद किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव होता है। शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, अगर आप चाहेंगे प्रमाण की बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उस प्रमाण को भी बाकायदा यहां श्लोक के साथ कोट कर दूंगा, चाहेंगे तो दिखा दूंगा। कहा जाता है कि यदि ग्रहण के दौरान गंगा जल डाल करके स्नान कर लिया जाए, अपने किसी भी मंत्र का जप कर लिया जाए, तो उस मंत्र के पुरुष चरण का फल प्राप्त होता है। पुरुष चरण कहा जाता है कि जब एक जो मंत्र है पूरा, उसके एक अक्षर को 1.25 लाख जप किया जाए तो फिर, और जितने अक्षर हो उतने 1.25 लाख जप किया जाए तो मंत्र सिद्ध होता है, उसको पुरुष चरण कहा जाता है। और ग्रहण के दौरान 108 बार कर लेने से उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। शास्त्र कहता है 100 करोड़ गौदान करने का जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, ग्रहण के दौरान सिर्फ गंगा जल डाल करके स्नान करके और 108 बार गायत्री जप लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। इवन स्नान कर लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ग्रहण में यह कहा गया कि आपको खाना नहीं चाहिए। ग्रहण से 3 प्रहर पहले, चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर पहले, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, यानी 9 घंटे पहले व्यक्ति को कुछ खाना नहीं चाहिए। और अगर संभव आप स्वस्थ हैं तब, ये नियम एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत स्पष्ट है, ये नियम उनके लिए है जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति है, बालक है, वृद्ध इत्यादि के लिए कोई नियम नहीं है। क्यों कहा गया कि खाना नहीं चाहिए? उसका लॉजिक यह है कि सूर्य चंद्रमा 2 प्लैनेट हैं जिससे प्रकृति का पूरा संचारण होता है, जिससे हमारी जो बॉडी की है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पूरी तरह उससे मैनेज होती है। हमारा ब्रेन इत्यादि मैनेज होता है। आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं से समुद्र पर असर पड़ता है, क्योंकि समुद्र में पानी का वो ज्यादा है। हमारे ब्रेन के, हमारे पूरे शरीर में अगर पानी देखा जाए 70% है, लेकिन ब्रेन के अंदर 75 to 80% है। तो यहाँ पर अगर हम जब ग्रहण की और बात कर रहे हैं और यहाँ पर कनेक्शन जो है वो सीधे तौर पर युद्ध से भी बात सामने आ रहा है, तो हम उसमें ये भी चाहते हैं कि आप जब तार्किक रूप से बता रहे हैं तो कितनी अफवाहें उस पर भी बताएं। क्या इससे पहले भी जब हमने कई भयंकर युद्ध देखे था, क्या तब भी उस तरह के कोई योग बने थे? बिल्कुल। अगर आप स्पेशली अगर महाभारत के समय पर जाएं तो महाभारत के अंदर बाकायदा वेदव्यास जी ने एक बार यहाँ पर बता दें अपने दर्शकों को कि अब वक्त हो गया है और चंद्र ग्रहण जो है वो अब शुरू हो गया है। 3:20 इस वक्त हो रहे हैं और चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। दुनिया भर में चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, 6:48 तक ये चलने जा रहा है। और इसकी जो समय सीमा है जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें 1 घंटे 20 मिनट का कम से कम ब्लड मून रहेगा और करीब 10 मिनट इसमें ऐसे आएंगे जब चंद्रमा जो है माना जा रहा है छिप जाएगा। कई हिस्सों में इसे देखा भी जाएगा। तो 3 घंटे 20 मिनट के आसपास का ये वक्त होगा जब चंद्र ग्रहण अब जब शुरू हुआ है, तो 6:48 पर ये चलेगा। जी पंडित राज मिश्रा जी अपनी बात बताएं। अगर वेदव्यास जी की महाभारत के काल को उठा करके देखा जाए, महाभारत में बाकायदा वेदव्यास जी ने इस बात को बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर 2 ग्रहण 15 डेज के अंदर पड़ जाते हैं, 15 दिन के अंतर्गत पड़ जाते हैं, तो वो विनाश के प्रकोप को तैयार करते हैं। और इस बार की तो परिस्थिति भी इस प्रकार की रही कि 4 प्लैनेट की बात की जाए, मंगल की बात की जाए, बुध की बात की जाए, सूर्य की बात की जाए, ये सारे प्लैनेट जो है, राहु की बात की जाए, सारे प्लैनेट जाकर के एकादश भाव के अंतर्गत गोचर करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब पीछे भी ये ग्रहण हुए हैं तो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई है जो विश्व के लिए बहुत बेहतरीन नहीं रही है। और क्योंकि ये दोनों ग्रहण एक साथ पड़े हैं 15 दिन के बीच में, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता सभी के लिए है। क्योंकि इस बार की जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो पिछले जो प्लैनेटरी पोजीशन रही है, जो महाभारत के, स्पेशली अगर महाभारत काल को देखा जाए, जब मैं इस पर थोड़ा ध्यान दे रहा था, ग्रहण के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो मैंने इस परिस्थिति को देखा कि जो ग्रहों की पोजीशन महाभारत काल के अंतर्गत बनी थी, करीब करीब कुछ उस प्रकार के ग्रह की पोजीशन इस ग्रहण के दौरान बन रही है। तो आवश्यक है इस चीज का कि हम सभी लोग ध्यान रखें। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई का वर्णन किया कि धरी न। महाभारत का जब आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो महाभारत के किस उस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप कह रहे हैं कि वैसी परिस्थितियां जो हैं वो होती हुई नजर आ रही? जो महाभारत के युद्ध काल का वर्णन है, जब महाभारत का युद्ध हुआ है उस समय पर ही यह परिस्थिति हुई थी कि 15 दिन के बीच में 2 ग्रहण के घटने की जो घटना है उसका वर्णन किया गया। उसी
करने के बाद लोगों के मस्तिष्क में खुरापात उत्पन्न हुआ। आप सोचिए ना, अगर उस समय की घटना और इस समय की घटना की बात करें, क्या था? पांडवों ने मांगा था 5 गांव हमको दे दीजिए, हम शांति से रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि सुई के नोक भर के बराबर मैं जमीन नहीं दूंगा। अगर वो 5 गांव दे देता तो शांति से पूरा परिवार रहता या नहीं रहता? उसने अपने ईगो को सबसे आगे रखा और उस ईगो को आगे रखने के चक्कर में पूरे परिवार को उसने और खुद को भी कहीं ना कहीं नष्ट कर लिया। तो यही परिस्थितियां आज भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान को अपनी जमीन दे देनी चाहिए, ये नहीं सोचिएगा प्लीज। तो वो एक जो परिस्थिति रही वहां पर घटित हुई, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि वो मन की जो विकृति उत्पन्न करता है ना, उस विकृति के कारण जो हम डिसीजन लेना शुरू करते हैं वो नकारात्मक डिसीजन होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। एक बार पंडित अमित पांडे को भी मैं यहाँ लेकर आती हूँ। पंडित अमित पांडे, आप यहाँ पर होली से भी इसको जोड़कर मैं देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर ज्योतिष क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि अगर फागुन पूर्णिमा जो हम देख रहे हैं जिस तरह से पड़ी है यहाँ पर, और उसके बाद एक दिन का वक्त बीच में पड़ा है खेलने का, जो धुलेंडी का जो दिन आया है, उसको किस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है? क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंकाएं और कई लोग इस बात को भी पूछ रहे हैं। देखिए, होली पे तो कोई असर नहीं है। होली तो जैसे हर साल खेली जाती है, क्योंकि होली अब कल है, 4 मार्च को है, क्योंकि उदया तिथि प्रतिपदा की 4 मार्च की कल प्राप्त हो रही, तो 4 मार्च होली त्योहार हमारा भारतीयों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो सनातन धर्मावलंबी है अपने जैसे पहले होली खेलते हैं वैसे होली खेलेंगे। इस ग्रहण का जो असर रहा, जो प्रभाव रहा, वो होलिका दहन पे रहा, क्योंकि होलिका दहन के लिए नियम है कि होलिका दहन जो है भद्रा के बाद और चंद्र ग्रहण के पहले करना चाहिए। वो बातें बीत गई। होली पे कोई इसका ग्रहण का साया, कोई बुरा प्रभाव नहीं, इसलिए कोई डर करने की, कोई भय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपने एक प्रश्न किया पंडित जी से कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है जी। तो जो अभी लाइव हिस्ट्री है जिसको हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और हमारे मतलब इतिहास का भी विषय है कि 2 विश्व युद्ध इस दुनिया ने देखे हैं। एक विश्व युद्ध देखा जो कि 1919 में जो शुरू हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध जो हिटलर ने छेड़ा था 1939 से लेकर 1945 तक। अगर आप अक्टूबर 1939 और नवंबर 1939 की ग्रह स्थिति देखेंगी तो कमोबेश वही स्थिति है जो आज की स्थिति बनी हुई है। मतलब क्या है कि राहु, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। मतलब जो देश चलाने वाले लोग होते हैं, जो राष्ट्र चलाने वाले लोग होते हैं, जो समाज को आगे ले जाने लोग, उन्हीं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही इस तरह के अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए या अपनी लालच को, अपनी लालसाओं को पूर्ण करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि पूरे धरती का ही जो है प्राण संकट में आ जाता है, धरती के जीवों का प्राण संकट में आ जाता है। महाभारत की ग्रह स्थिति क्या रही वो तो मुझे अवलोकन नहीं है ना, मैंने अभी ग्रह स्थिति उसे देखी है, क्योंकि उसकी बहुत पुरानी घटना है। लेकिन 1939, 1945, 1919 और 1925, और एक बात मैं ऐड कर दूं, ये जो पृथ्वी पे जो ग्रह स्थितियां होती हैं जिसका प्रभाव पूरा दिखाई देता है, ये एक साइकिल के रूप में होती है। ये साइकिल शुरू हुई है 2020 से। अभी 2020 से लेकर के 2032 तक इस तरह की 12 वर्ष की साइकिल चलती रहेगी। जैसे आपने देखा हो, जब आप पीछे मुड़ के जाते हैं तो 1920 से लेकर के एक साइकिल शुरू हुई थी जो 1932 तक, चाहे वो फ्लू आया, फिर विश्व युद्ध शुरू। आप देखें एक पे एक तो महामारी आई थी, स्पेनिश फ्लू, जो लोग मर रहे थे, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पुत्र भी मर गया जिस फ्लू में, 1920 वाले में। उन्होंने एक कविता भी लिखी अपने पुत्र के लिए कि कितनी गरीबी और कितने असहाय थे वो, अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए, उनका पुत्र दिवंगत हो गया उस बीमारी से। उसके बाद क्या हुआ? विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक धुरी राष्ट्र हो गए और एक यहाँ पे हमारे जो विद्वान बैठे हैं डिफेंस के, आपको उस युद्ध की बारीकी बताएंगे। लेकिन जो हमने पढ़ा है इतिहास में, वो विश्व युद्ध भारत के लिए भी उसमें पार्टनर था, जिसमें अंग्रेजों ने हमें वादा किया था कि हम आजादी देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 शुरू हुआ, जिसमें हमारी आजाद हिंद फौज लड़ी। वह भी कमोबेश आज की जो स्थिति है, 1 महीने में 2 ग्रहण पड़ा। अक्टूबर नवंबर का महीना था, जिसमें नेताजी ने अपनी फौज जापान के थ्रू वर्मा वाले रास्ते से हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने। तो पंडित राज मिश्रा, यहाँ पर ये इस साल का पहला इस साल का पहला ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ऐसे में इसे ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है, और जब ये होली के आसपास पड़ रहा है तो उसका भी क्या कोई असर होता है? देखिए, ग्रहण हमेशा होली के आसपास जब पड़ता है तो इंपैक्ट निश्चित रूप से पड़ता है। ये कह देना कि इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग होगा। इसलिए इंपैक्ट पड़ता है। होली खेलने में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो किस चीज का रहता है? वो जल का होता है। और होली जो है वो मन की जो नकारात्मकता है, जो मन के तनाव हैं, उनको दूर करने का पर्व है। और क्योंकि
चंद्रमा जल के ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, इंपॉर्टेंट जो उसके कारक ग्रह कहे जाते हैं वो चंद्रमा कहे जाते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि मन के कारक कहे जाते हैं, तो जो मन के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक मन के अंदर एक जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिस प्रकार से मन एक धार्मिक भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, वो ना हो करके मन के अंदर अशांति इत्यादि उत्पन्न होती है और मन में विकृति इत्यादि उत्पन्न होती है। क्योंकि चंद्रमा प्रकृति से जुड़े हुए प्लैनेट हैं, सूर्य प्रकृति से जुड़े हुए प्लैनेट हैं, तो इस कारण से प्राकृतिक आपदा इत्यादि का जो संयोग है। एक बार अयोध्या भी चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद वहां पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, राम की नगरी में आप हैं और अब चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू भी हो चुका है, तस्वीरें भी थोड़ी बताएं हमें, और मंदिर के कपाट तो इस वक्त बंद हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, हालांकि सूतक तो सुबह से ही लग गया था, बिल्कुल 6:20 से सूतक लगा हुआ है और शाम को 6:46 तक लगा रहेगा। चंद्र ग्रहण का मुहूर्त जो है, जो समय है वो शुरू हो गया है 3:20 से। तो अब जो मंदिर खुलेगा वो 6:46 पे जैसे ही क्लोज होगा, चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, तो मंदिरों में कपाट हटेंगे, आरती होगी, भगवान को स्नान कराया जाएगा, साफ सफाई होगी। हालांकि ये सब होते हुए 8:30 के आसपास दर्शनार्थियों को दर्शन मिल सकेगा। पूरे अयोध्या में सन्नाटा है, सड़कें सन्नाटे में डूबी हुई है, सिर्फ यहाँ पे पुलिस का पहरा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर को जाने वाला रास्ता पूरा क्लोज है और एकदम सन्नाटा है। सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए जो पुलिस वाले हैं वही है, और बाकी सभी मंदिरों में राम राम का जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और लोग कामना कर रहे हैं कि जल्दी से ये चंद्रग्रहण समाप्त हो और किसी तरह से 6:46 का वो समय आए कि लोग फिर से पूजा अर्चना कर सकें। जी प्रमोद श्रीवास्तव, शुक्रिया आपका। तो अयोध्या में भी अभी देखिए राम भजन जरूर चल रहे हैं, लेकिन सूतक लग चुका है और चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है। अब आपको जयपुर लिए चलते हैं, वहां पर मंदिरों का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह शेखावत। प्रदेश में होली के त्यौहार के दिन जो है चंद्र ग्रहण है और इसी के चलते जो है अब तमाम जो मंदिर हैं उन मंदिरों के पट है वो पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। और आपको दिखा दें कि कई मंदिर हैं उनके बाहर जो है सूचना के तौर पे जो है चंद्र ग्रहण है उसकी जानकारी दी गई है। इसमें साफ तौर पे जो है एक बैनर लगाया गया है, इसमें कहा गया है कि सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार के दिन जो है चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल सुबह 6:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा और मंदिर के पट शुद्धि होने तक जो है पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं और उसके बाद ही जो है यानी 7:30 बजे के बाद ही जो है दर्शन प्रारंभ किए जाएंगे। हम इस वक्त जो है पेट्रोल पंप बालाजी हैं जयपुर के अजमेर रोड पर, वहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो है सूतक के चलते जो है पूरे मंदिर के जो कह सकते हैं कि पट है वो बंद रखे गए हैं और इसी वजह से जो लोग हैं वो बाहर से ही दर्शन करके यहाँ पर जा रहे हैं। कुछ भक्त हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा, आप ये बताइए, आज सूतक भी चल रहा है, चंद्र ग्रहण भी है, फिर मंदिर बंद है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब इसमें तो कुछ ही नहीं कह सकते, जो अपने क्या नाम है विधि विधान है वो तो निभानी पड़ेंगे सबको। अच्छा, सूतक है तो अब शाम को 7 बजे बोल रहे हैं, 7 बजे बाद पूजा करेंगे। हमने तो सुबह कर ली उठ के जल्दी। आप भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं? जी सर। क्या नाम है? मेरा जय सिंह राणा है। अच्छा, और पीछे रहता हूँ हसनपुरा। अच्छा, क्या कहेंगे क्योंकि सूतक भी चल रहा है, चंद्र ग्रहण भी है, पूरे मंदिरों के पट है वो पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। अब जो है जो ऊपर की बात है वो तो है ही, फिर भी मैं तो मंगलवार है आज और दर्शन करके दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे शुद्धता रख लो मन में। यहाँ आ गए, बाबा के दर्शन हो गए। ये तो हम यहाँ पर तार्किक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण भी है, महायुद्ध भी चल रहा है, किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है सिवात सर। लेकिन जिस तरह से ट्रंप आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि जहाज जो है वो और बढ़ाए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अगर सेना को उतारना पड़ा तो वहां तक जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि वो स्थिति आएगी या ये सिर्फ ट्रंप जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल बातें करते हैं एक बार फिर से उस बयान को उसी तरह से ले रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ये पोस्चरिंग ज़्यादा है, क्योंकि ये सोचना कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर लेंगे अमेरिका, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस क्या बोलता है, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। अगर आपने एक बार ट्रुप्स डाल दिए तो ये दलदल है। जब बॉडी बैग्स वापस जाएंगे तो जो इलेक्शन है इनके मिड टर्म में और सोच रहे हैं कि रिपब्लिकन जीतेंगे, वो सब हार जाएंगे क्योंकि अप्रूवल रेट बहुत डाउन हो जाए।
दूसरा ये समझना चाहिए, अगर आपको ग्राउंड ऑफेंसिव करना है, आपको उसके लिए कितना बड़ा लॉजिस्टिक बिल्डअप चाहिए। आप पता है कि जो ट्रुप्स हैं यहाँ पर, जो मिडिल ईस्ट में 30 से 40 हज़ार के करीब हैं, और बाकी ट्रुप्स जो हैं उसको मेनलैंड से लाने पड़ेंगे। वो डिस्टेंस आप देखें, फिर कौन स्पेस देगा आपको जाने की। 4 देश हैं जिसके साथ इसका बॉर्डर मिलता है, इराक का जो टर्की है, इसके साथ साथ पाकिस्तान है, और उसके तो ये तुर्कमेनिस्तान है, तो ये भी देखना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती करेगा अमेरिका की बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड अगर डाल देता है तो फिर कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होंगी अमेरिका की, और अमेरिका फंस जाएगा। करेगा क्या? देखो, वो यही होप कर रहा है अमेरिका कि ज़्यादा देर तक ईरान टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास जो जमावड़ा है रॉकेट्स और मिसाइल का वो लिमिटेड है, और धीरे धीरे वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से बातचीत हो या रजीम चेंज हो। मैं ये बार बार कहता हूँ कि रजीम चेंज होना इसलिए मुश्किल था ईरान में, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते, रजीम चेंज नहीं होती, रजीम कोलैप्स हो सकती है। मगर ईरान में ना रजीम कोलैप्स हुई, क्योंकि वहाँ सबने सोचा था, और अमेरिका ने भी और इजराइल ने, कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर ही नहीं, रिलीजियस लीडर भी हैं, अगर वो मारे जाते हैं तो वहाँ पर एक लगता घुटनों पे आ जाएगा ईरान। वो नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ईरान नहीं हुआ यहाँ पर ग्रुप कैप्टन। अगर जी, यही सवाल मैं ग्रुप कैप्टन साहब के पास भी लाना चाह रही हूँ। देवनाथ सर, यहाँ पर वो बात नहीं हुई जैसा कि अमेरिका और इजराइल ने सोचा था, लेकिन ईरान के लिए भी बहुत लंबा खींचना आसान नहीं रहने वाला है। और दूसरा कि आपकी सारी लीडरशिप जो है एक तरह से वो ध्वस्त कर दी गई है। जी हाँ, हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, पंडित जी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर निकट भविष्य में ये होगा कि जब फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड कहते हैं कि वह अमेरिका के साथ हैं और वह शायद कुछ हद तक ईरान के विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्या वो अपनी नेवी को, एयरफोर्स को या आर्मी को पश्चिम एशिया में डिप्लॉय करेंगे? यह बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जी, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से पंडित राज मिश्रा आपका रुख करना चाहूँगी। अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, और आपने जिस तरह से बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो बहुत कम मार्जिन में ही जब आगे पीछे आ जाते हैं तो परिस्थितियाँ और बिगड़ जाती हैं। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको, और क्या स्थितियां और पैदा हो सकती हैं? क्या इस जंग का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? मैं दोबारा उस विषय पर आऊं। मैं महाभारत काल से इसको जोड़ते हुए वापस आ रहा हूं, और फिर आगे की जो परिस्थिति बताऊंगा। महाभारत काल के अंतर्गत क्या हुआ था, उस समय 13 डेज के अंतर्गत वो जो पक्ष था वो 13 डेज का था, जब सूर्य चंद्र दोनों ग्रहण पड़े। लेकिन एक बड़ी सिमिलर पोजीशन थी जो अभी हो रही है। उस टाइम सूर्य के नजदीक काफी सारे मैलेफिक प्लैनेट आ गए थे, यानी मंगल सूर्य के नजदीक आ गया था, शनि सूर्य के नजदीक आ गया था, और उसके साथ अगर देखा जाए तो राहु सूर्य के नजदीक आ गया था। अभी भी अगर देखा जाए तो सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, राहु सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं, मंगल सूर्य के साथ ही इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद शनि सूर्य के नजदीक है, यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो परिस्थिति है करीब करीब उसी प्रकार की बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं लंबे खींचने की अगर बात करूं, मैं कह सकता हूं ये और उग्र होगा। अभी आप देख लीजिएगा 11 मार्च के आसपास ये परिस्थिति और उग्र होगी, बिकॉज 11 मार्च का वो समय होगा जब मंगल और राहु दोनों करीब करीब आसपास की परिस्थिति के अंतर्गत होंगे। तो ये परिस्थिति अभी और उग्र होगी। करीब 48 दिन मंगल एक राशि के अंतर्गत गोचर करते हैं, 42 से 48 दिन। 23 फरवरी को मंगल ने गोचर किया है कुंभ राशि के अंतर्गत। तो मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं कि अभी ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जनरली मैंने लोगों की बातों को सुना है जहां पर यह कहा गया कि शायद ईरान बहुत दिन तक नहीं फेस करेगा और झुक जाएगा, बट मैं प्लानिटरी पोजीशन को, मुझे नहीं पता, ग्राउंड की सिचुएशन तो मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और बाकी लोग हैं, ये लोग बेहतर जानते हैं। मैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं। मुझे एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मंगल और राहु का जब तक कॉम्बिनेशन रहेगा तब तक ये युद्ध रुकने दें, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिखती है, और कंट्री भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो, इस प्रकार की संभावना। एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बताई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जन्म जो है वो ग्रहण में हुआ है। हाँ, तो क्या आने वाले दिनों में और उत्पाती होगा? मैं पक्का बता रहा हूं, के बारे में भी आप बताते चलिए। निश्चित बता रहा हूं। अभी ट्रंप की जो आने वाली, एक बात मैं बता रहा हूं, मैं ट्रंप को लेकर क्लियर कह रहा हूं, इन्होंने मतलब जो राष्ट्रपति पद की गरिमा थी ना,
वो उस पर बड़ा मतलब मुझे लगता है उसको नुकसान पहुंचाया। I'm sorry, मैं आपके नेशनल चैनल पर कह रहा हूं। मतलब मैंने एक ट्रंप साहब का एक बयान पढ़ा था, किसी शायद वो मंत्री था या कोई और पोजीशन थी, जिस पर उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी सुंदर थी इसलिए मैंने इनको ये वाला पोजीशन दे दिया। मुझे लगा क्या बात कर रहे हो यार, यूएस के राष्ट्रपति होकर के ये वाला शब्द। तो वो चंद्रमा जो केतु के साथ है, जिसके कारण कि आप मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, वो उनके शब्दों में बार बार निकल करके आता है। ये ग्रहण क्योंकि उनकी राशि के अंतर्गत घटित हो रहा है, मानसिक रूप से और उग्र बनाएगा। मैं निश्चित कह सकता हूं ट्रंप अब झुकेंगे नहीं अपने अहंकार के सामने, और उसके कारण और जल्दी से ये भी बता दीजिए राजयोग और लिखा हुआ है उनकी अभी रेखाओं में। मैं अगर इसके बाद की बात देखिए श्रीवास्तव साहब के चेहरे पर भी हंसी आ रही है, देवनाथ सर के चेहरे पर भी हंसी आ रही है। आई थिंक मैं दो चीजें बता सकता हूं, क्योंकि अमेरिका में शायद नियम ही है कि 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई कानून चेंज करें तो उसकी पॉसिबिलिटी अलग है, लेकिन दोबारा राजयोग आए इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। मैं आज आपको लिखित दे करके जा सकता हूं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव साहब आपका, देवनाथ सर आपका और पंडित अमित पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राज मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।